तो एक नाम तो आपने सुना ही होगा, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। साशा ने तो सुना होगा, एग्जाम में भी आता है ना। यस सर, आपने मेरे को अलग से एक्सप्लेन भी किया था इसे। सृष्टि याद है कुछ? इसका नाम सुना है। नाम सुना है, काम नहीं पता है। तो थोड़ा सा फिगर वगैरह बनाए तो शायद कुछ याद आए। देयर आर 4 resistors arranged in the shape, in the form of the arms of a rhombus. Rhombus, then named as A, B, C, D. ये रेसिस्टर्स होते थे P एंड Q एंड R तो एंड ये S। प्रैक्टिकल में था कुछ। प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज का कराया गया होगा ना, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज वाला। ये गैल्वेनोमीटर लगता था और ये की होती थी, इधर से करंट पास करा दिया जाता था। अभी पढ़ना है हमें आगे, ये पूरा पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, लेकिन अभी क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल ये इस पर फंसा हुआ है इसलिए मुझे करना है। तो इसमें ये कहते थे कि अगर हमारे ये जो रेजिस्टर्स हैं कि P बाय R, यदि इन दोनों का रेशो P बाय R ये इक्वल हो जाए इधर के दोनों रेशो के, P के सामने Q है तो Q ही आएगा ऊपर, R के सामने S है तो S आएगा। इफ दिस रेशो बिकम्स इक्वल देन इट इज नोन एज a balanced Wheatstone's bridge. It is known as ओके वानी आ गई है। तो ये कहलाता था हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज। और जब ये बैलेंस्ड होता था बेटा, तो यहाँ ये जो डायगनल है इसमें यदि करंट को IG बोल दें तो डायगनल में कोई करंट नहीं पास होती। इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द रिजल्ट, कि उसमें डायगनल के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं होती। यदि रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम हो जाए तो बेटा यहां पर जो याद रखने वाली बात है, द सेम कंडीशन, द सेम व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटर्स ऑल्सो। तो एक बात आप नोट कर लेंगे बेटा इस न्यूमेरिकल का नंबर डालकर, द कंडीशंस of a balanced Wheatstone's bridge are applicable to a group of capacitors also। मतलब यदि रेजिस्टर्स की जगह मैं 4 कैपेसिटर्स लगा दूं और एक कैपेसिटर यहां भी लगा दूं, and I name them C1, C2, C3, C4, and if C1 by C3 comes out to be equal to C2 by C4, then if it is C5, C5 will not be, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ही नहीं आएगी ना, will not be charged, तो वो तो बेकार पड़ा रहेगा। आप उसको हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट सेम रहेगा। तो यही रेजिस्टर्स में होता है कि अगर
रेशो आर्म्स का रेशो बराबर हो जाए आमने सामने का, तो जो डायगोनल में चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो कैपेसिटर हो वो बेकार होता है, उसे निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स होता है, बस वही होता है, एक अपेंडिक्स होता है वो, और कुछ नहीं। तो जरा इस सर्किट को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पहले तो एग्जैक्ट सर्किट रिप्रोड्यूस करते हैं। तीन कैपेसिटर्स तो मुझे ये इस तरह से नजर आ रहे हैं बिटवीन द टर्मिनल्स x एंड y। लास्ट वाला y है, मिटा हुआ है। दिस इज C3, दिस इज C5, दिस इज C4। देन ये देखो C3 और C5 दोनों को मिलाता हुआ ऊपर एक रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस C1। यहां इस टर्मिनल को नाम दिया D, तो D से चलकर C5 और C4 दोनों को ज्वाइन करता हुआ C, ये है C4, नहीं C4 तो उधर है, अच्छा वो लास्ट वाला C2 है, सॉरी दिस इज C2 एंड दिस इज C4। अब इनकी वैल्यूज देख लीजिए जरा, C1, C2, C3, C4, C5, what are the values? Starting from C1, 5 microfarad, 10 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, and in the end C5 दिया ही नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे निकालेंगे हम? उसने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा ये पूछा गया है, और C5 दिया भी नहीं है इसने। तो देखो क्यों नहीं दिया है, जरा सर्किट को ध्यान से देखो, क्या कहीं कोई सीरीज या पैरेलल नजर आ रहा है? पहले ये बताओ, C1, C3, C5, C2, C4, बताओ कौन से कैपेसिटर्स आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं और कौन से पैरेलल में? ट्राई करो जरा, दिमाग पर जोर डालो। 3 न्यूमेरिकल्स ही हैं बस आज करने के लिए। तो C3, C2, C5 सीरीज में है। एक मिनट और बता दो कि बेटा, एक मिनट रुको, आपने बोला C2 से शुरू करूं? C3, C3 अच्छा, और C2 C3 और C2, और एक मिनट ये थोड़ा सा ऊपर को लिख देते हैं, ये यहाँ। अब बताओ, हाँ C5 भी इंक्लूड कर रहे हो बेटा या नहीं? यस सर। अच्छा ये भी है, मीन्स यू वांट टू से C3, C5 और C2 दीज आर इन सीरीज। ठीक, आपने सही सोचा, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुन लो। हमें जब लगता है कोई सीरीज है, देखो दोबारा बनाकर दिखा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जब इनको शुरू में बनाया तो मैंने सीरीज में लगाए थे, C3, C5, C2, आई पुट देम इन सीरीज। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां एक और कैपेसिटर लगाया C1, ये इस जंक्शन को देखो, ये जो जंक्शन है आई नेम्ड इट B। तो B जंक्शन पर बच्चे C2 और C5 का बंटवारा हो गया ना। इसी तरह से यस सर। एट दिस जंक्शन D C4 ने बांट दिया, तो C3 और C5 का भी बंटवारा हो गया, तो सीरीज खत्म हो गई। सीरीज की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी पहचान है कि यदि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स हो या कैपेसिटर्स हो, इफ दीज आर इन सीरीज, तो उनके बीच में से कोई ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए। अगर उनके बीच में से कोई ब्रांच निकल गई कहीं और जाती हुई, तो बेटा वो सीरीज नहीं रहती, सीरीज खत्म हो जाती है। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा के लिए याद रख लीजिए। तो हमारी C3, C5, C2 जो सीरीज लग रहा था लेकिन है नहीं, खत्म हो गया ये। आगे बोलो और क्या कॉम्बिनेशन?
बेटा जो भी लग रहा है ना बोलो, क्योंकि जब आप बोलोगे, जब आप गलत बताओगे मैं तभी तो उसको सुधारूंगा ना। और कुछ? सर C1 और C3 पैरेलल। एक मिनट, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया मुझे कि C1 और C3 पैरेलल में है। देखो सृष्टि, C1 की लेफ्ट वाली प्लेट और C3 की लेफ्ट वाली प्लेट आपस में जुड़ी हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना कि पैरेलल में होने चाहिए थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। लेफ्ट वाली प्लेट्स आपस में हैं, तो व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइट साइड प्लेट्स? क्या वो भी आपस में जुड़ी हैं? नहीं, एक विलेन आ गया बीच में, C5। तो पैरेलल की पहचान, पैरेलल की कंडीशन हमेशा के लिए याद कर लो कि जो लेफ्ट वाली प्लेट्स हैं वो सारी एक साथ, जितने भी कैपेसिटर्स हैं जिनको आप पैरेलल में सोच रहे हो, चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो, लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, सेम पोटेंशियल पर होनी चाहिए, और राइट साइड वाली प्लेट्स दूसरे पोटेंशियल पर एक साथ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। तो बताओ सृष्टि, अभी भी बोलोगे C1 C3 पैरेलल? सृष्टि नो नहीं, सर, फिर तो वानी। कुछ भी अच्छा, वानी बोल रहे थे, पैरेलल ओके ठीक है, वानी बोल। तो वानी समझ गए ना आप? यस सर। गुड। सृष्टि तुम बताओ। सर, फिर अब तो कुछ भी पैरेलल में नहीं होगा। कुछ भी पैरेलल में नहीं है, कुछ भी सीरीज में नहीं है। इस सर्किट में ना तो कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। देन हाउ टू फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस? एक काम करते हैं, सर्किट को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कोशिश तो हमारे हाथ में है ही, और कुछ नहीं बनता तो कोशिश तो करनी चाहिए। हमें हार तो देखो माननी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सारा काम हो चुका है, एक क्वेश्चन बचा है, टाइम अभी है हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। डोंट गिव अप। 5 मिनट है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा लिख कर आओगे उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि क्या पता आपको आधा या 1 नंबर दिलवा दे। तो 5 मिनट बचे हैं और एक क्वेश्चन बचा है और उसमें से कुछ भी नहीं आता, तब भी उसको करो, हाथ पैर मारिए। देखो, एक्स से चलिए, एक्स से चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रास्ते बट रहे हैं एक्स से चलने के बाद। एक काम करते हैं, इन 2 रास्तों को ऐसे बना दें। यदि हम इधर कौन गया ऊपर? C1, इधर नीचे कौन गया? C3। ओके जी, तो ये ऊपर वाला कहां तक गया? B तक। C1 की दूसरी प्लेट B पर आकर जुड़ी ना, तो इधर B लिख दीजिए, और C3 की दूसरी प्लेट D पर आकर जुड़ी, इसको D लिख दीजिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, B से D तक, B से D तक, B से D तक क्या है? एक और कैपेसिटर है, C5। चलो भैया, B से Y की ओर अगर मैं रुख करना चाहूं, मूव करना चाहूं, B से Y की तरफ, B से Y की तरफ, ये है B से Y की तरफ, कौन मिला रास्ते में? C2। और अगर मैं इधर D से Y की तरफ जाऊं, तो भी रास्ते में कौन बैठा है? एक और कैपेसिटर, C4 बैठा है। हो गया सिंपलीफाई सर्किट। तो ये तो रोम्बस टाइप का सा लग रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सा लग रहा है। एक काम करें, जरा रेशो भी चेक करते चलें लगे हाथ तो। C1/C3 क्या वैल्यूज गिवन है? C1/C3 5/2, तो C2/C4 भी देख लेते हैं। C2/C4 10/4। ओके, ये तो 5/2 था, ये 10/4 है। क्या रेशो सेम आया? मुझे तो लग रहा है नहीं आया सेम, आपको क्या लग रहा है? और आ जाएगा कटिंग सर होके। सेम है, हाँ। ओके
ओके, ये 2 से कट हो जाएगा। इट मीन्स एक बड़ी अच्छी सी, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट की मुझे मिल गई, चाबी मुझे मिल गई इस खजाने की। C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। हैंस दिस सर्किट will behave like a balanced Wheatstone's bridge। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज है तो बच्चों क्या सिखाया गया है आपको? अपेंडिक्स को काट दो। और इसीलिए उन्होंने C5 की वैल्यू भी नहीं दी थी। सो C5 में बी इग्नोर्ड। अब आ जाओ सर्किट पे वापस। अब बताइए सीरीज या पैरेलल अब दिख रहे हैं क्या? अभी भी नहीं। सोचो। अब तो बड़ा आसान है बच्चों। तो C1 और C4 पैरेलल है। गड़बड़। लेकिन अच्छा नहीं। हुआ, जितना गलत बताओगे बेटा वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ गलती करोगे तभी तो एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं करोगे। तो वानी ने बोला C1 और C4 पैरेलल में। अब तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। C1 की ये वाली प्लेट क्या C4 की इस वाली प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी है? ना बीच में C3 बैठा है। C1 की राइट वाली प्लेट क्या C4 की राइट वाली प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी हुई है? ना बीच में C2 बैठा है। इस बार तो पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है बेटा। और बताओ। सीरीज में है फिर C1 C2। यस, C1 C2 एक ही तो रास्ता बन गया। अ सिंगल पाथ इज ऑलवेज इन सीरीज। तो C1 C2 इन सीरीज एंड C3 C4 आर इन सीरीज। देखो बड़ी सी स्माइल आ गई ना सर्किट के चेहरे पर। क्यों आई स्माइल? क्योंकि वो सॉल्व हो गया है ना। तो C1 C2 सीरीज में है, और केवल जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो therefore C1 and C2 are in series। therefore CS, और ये पहली सीरीज है, तो जब केवल दो कैपेसिटर सीरीज में हैं तो शॉर्टकट क्या होता था उनका नेट कैपेसिटेंस निकालने का? वैसे तो 1/C1 प्लस 1/C2 होता। शॉर्टकट क्या होता है? ऊपर उनका प्रोडक्ट, नीचे उनका सम। तो बच्चों वैल्यूज क्या हैं? C1 इंटू C2 5 इंटू 10, 5 plus 10 means 50 divided by 15 means 5 से कट जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब नीचे जरा झांकें, C3 C4 भी सीरीज में है। C3 C4 are also in series। so CS2 ये क्या बन जाएगा? C3 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। क्या वैल्यूज है बेटा इनकी? 2 and 4। 2 इंटू 4 2 प्लस 4 8/6 कट कुटा के 2 से 4/3 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों CS1 एंड CS2, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ऊपर नीचे आमने सामने, क्या होता है? पैरेलल। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी बना सकते हो। ऊपर इन दोनों C1 C2 का सीरीज, इसको लिख दो CS1। नीचे इन दोनों C3 C4 का सीरीज, इसको लिख दो CS2। तो बेटा अब बताओ ये क्या है? अब ये पैरेलल है। लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स एक साथ और राइट साइड वाली प्लेट्स एक साथ। तो ये लिख भी देंगे। नाउ CS, ये C, ओके अगली लाइन अगले पेज पर था, सॉरी। नाउ CS1 एंड CS2 आर
in parallel. So इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? CS1 प्लस CS2. क्या क्या वैल्यूज थी? 10/3 एंड 4/3. माइक्रोफैरड. LCM 3, 10 + 4 14 माइक्रोफैरड. इतना भी लिखकर छोड़कर आ सकते हो, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है. निकालेंगे भी तो कितना आ रहा है? 4.67 एग्जैक्ट आ रहा है. 3 4 12, बचेगा 2, आगे लगाया 0, हो गया 20, 3 6 18. ऐसे फिर 6 6 6 चलता चला जाएगा. 4.67 माइक्रोफैरड. हाँ बेटा, कॉपी हो गया था या पिछले पेज दिखाने हैं? सर हो गया, ये सारे सबके ड्रॉ करने हैं? मैं बताता हूँ. अगर हमारा ये एग्जाम में आ रहा है, ये तो क्वेश्चन फिगर है. क्वेश्चन फिगर यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रॉ. नो, ये तो क्वेश्चन फिगर थी. आप नहीं तो सर, ये नहीं की. अच्छा नहीं, हाँ इसका सिंप्लीफाइड वर्जन. हाँ हाँ हाँ, ये तो ड्रॉ करोगे. सर ये वाला कर लिया, इसके बाद जो आपने हाँ, बनाया है ना. इसके बाद ये ड्रॉ करने हैं. देखो बताता हूँ. पहले तो मैंने क्या बना दिया था? ऐसे 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 ऐसे. एक बार तो आपने वो C5 वाला भी बनाया था, फिर आपने C5 को हटा हाँ दिया और इसके हाँ बाद हाँ एक हाँ. और बनाया. आपको तो हटाना नहीं है ना. आपको कहीं इरेज थोड़ी करोगे बैठ के वहां. आप ये यस बनाओगे. सर. एक ये आपका पहला, ये आपका ये फर्स्ट है. फिर ओके आपका सर. ये सेकंड है. जब C5 हटाओगे, दिस इज सेकंड फॉर यू. एंड देन ऊपर दोनों का इक्विवेलेंट एक लगा दिया, नीचे दोनों का इक्विवेलेंट एक लगा दिया. ये 3 सर्किट बनने हैं. डन. यस सर. ओके जी, चलिए नेक्स्ट. बताओ, आधे घंटे में एक हुआ है. आधा घंटा नहीं, हमने गप्पे मारी थोड़ी सी. अब आते हैं 7th पर. तो फिर से एक बनेगी क्वेश्चन फिगर. क्वेश्चन फिगर यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ इन द एग्जाम. यहाँ पर भी चाहे तो मत ड्रॉ करना क्वेश्चन फिगर. मुझे तो रिपीट करनी पड़ेगी, पूरी रीड्रॉ करनी पड़ेगी. हाँ, आप मत ड्रॉ करना, आप केवल बुक में देखना. तो C1 NCERT का है. इसका एक बार आ चुका है, अ सिंगल पार्ट. पूरा कभी नहीं आया ये. आ भी नहीं सकता, बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है. एक न्यूमेरिकल में आधा घंटा चला जाएगा बच्चों का. इससे बेटर होगा बच्चे करेंगे नहीं, इसको छोड़कर आ जाएंगे. तो C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4, और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया है 300 वोल्ट. इस बार थोड़ी सी कोशिश करो सीरीज और पैरेलल पहचानने की. सर C2 and C3 in series. कौन से? दोबारा बोलो सृष्टि. C2 और C3 सीरीज में. हाँ, इस बार आपका ये सही है. C2 C3 सीरीज है. सर लेकिन वो पैरेलल नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ कौन पे कौन नहीं हो पाएंगे पैरेलल? C1 और C4. नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्या कारण बताना चाह रहे हो? सर वो वहां से ओपन है ना. हाँ, वेरी गुड. C2 C3 तो सीरीज है, ये सही है बिल्कुल. C4 अभी पैरेलल में नहीं दिख रहा है मुझको, गड़बड़ है. और बताओ, मान लो अगर मैं इन दोनों को हटाकर, ये दोनों पैरेलल में है ना, सॉरी सीरीज में है, तो इनका नेट निकालूंगा ना. फिर इन दोनों की जगह क्या लगा सकते हैं? इक्विवेलेंट 1 लगा दिया मैंने. अब बताओ क्या कुछ नजर आ रहा है? सर ये जो आपने इक्विवेलेंट ड्रॉ किया है, हम्म. क्या ये दोनों क्या ये पैरेलल है विद C1? इसके यस, बिल्कुल. अब ये जो मैंने दोनों का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया ना, नाउ दिस अलोन, नॉट C4. C4 को भूल जाओ अभी.
C4 नहीं, बट दिस इक्विवेलेंट ये वाला एंड C1 दीज टू आर इन पैरेलल। क्यों? सीधा तो है, देखो लेफ्ट वाली प्लेट्स टुगेदर, राइट वाली प्लेट्स टुगेदर, हो तो गया पैरेलल। तो इन दोनों की जगह हटकर क्या लग जाएगा जब मैं ये पैरेलल सॉल्व करूंगा? क्या मैं ये नहीं लगा दूंगा बस एक? अब बताओ। अब ये दोनों भी पैरेलल में होगा ना सर? नो, बीच में ओपन अच्छा, है। ओके, समझ गई। हाँ, तो अब क्या होगा? अरे मेरे लल्लुओं, अब ये दोनों सीरीज है। एक बात बताइए, अगर मैं इस वाली ब्रांच को, केवल इस वाली ब्रांच को, ये गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाते हैं। यहां से बनाते हैं। ओनली दिस ब्रांच, इफ आई टिल्ट इट, मैं इस ब्रांच को ऐसे खोल कर इधर फैला दूं, क्या मैं नहीं कर सकता? भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैं इसको उधर ले आया, सीधा कर दो, बेचारे को उल्टा हो गया। अब बताओ जरा, सीरीज में ये सीरीज ही सीरीज। तो है। आई बात समझ में? तो ये काम हमें पहला करना है, सबसे पहला इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा। अब ये सब कुछ हटा देता हूं मैं। So now I can draw an equivalent circuit, and what is that? C1 same, C2, C3 sorry, C3 भी सेम, और इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, इस 300 वाली लाइन को प्लस जहां पर लिखा है इसको मैंने फैला दिया इधर। ऐसे ही जो नेगेटिव वाली है, यूं इमेजिन कीजिए कि आपने नेगेटिव टर्मिनल को पिंच किया, पकड़ा अपनी उंगलियों से, और आपने यूं फैला दिया, इधर को फैला दिया। क्या नहीं कर सकते आप? ना, C4 माइनस। जरा चेक करो कि जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल जो फिगर छपी हुई है और मैंने जो बनाई, ये सेम ही नहीं है या कोई डिफरेंस इनमें? टेक्निकली दीज आर सेम। तो ये ड्रॉ करना है सबसे पहले आपको। इससे बड़ा ही आसान हो गया अब तो, है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। C2 C3 पहले सीरीज, उनका जो भी सीरीज आएगा CS1 मैंने नाम दे दिया या CS नाम दे दिया। अब वो CS C1 के साथ पैरेलल, उसको मैंने CP नाम दे दिया। अब वो CP और C4, वो CP और C4 क्या हो गया आपस में? वो सीरीज है जो लास्ट बनेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले वैल्यूज देख लें इनकी। C1 C4 सेम है, 100 पिको फैरेड ईच। पिको दिया इस बार इन्होंने वैल्यू। एंड C2 C3 सेम है, 200 पिको फैरेड। ओके, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ C2 C3 का।
क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो बेटा इनकी सीरीज को मैं क्या सिंबल दे दूं, CS। और केवल जब दो होते हैं सीरीज में तो शॉर्टकट क्या है, ऊपर उनका प्रोडक्ट नीचे उनका सम। क्या है वैल्यूज, 200 200। ये तो वैसे भी खाली डायरेक्ट में 200/2 भी लिख सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज कर लें। तो CS क्या बन गया, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 मीन्स 400। कट कट 2 बचेगा, और 2 ने ऊपर वाले को काटा तो 100। और ये वैसे भी तो आ जाता अगर मैं और शॉर्टकट करता। इसकी जगह यदि मैं लिख दूं कि CS इज इक्वल टू 200/2, तब भी तो वही आता ना। तो कुछ भी कर सकते हो आप। अगर आपको ये वाला रूल याद है कि जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू, जैसे यहाँ 200 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे यहाँ पर 2 थे। अगर ये 4 होते, मैं 4 कैपेसिटर्स 200 वाले सीरीज में जोड़ दूं तो नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, 200/4। ठीक, तो ये मेरे पास CS आ गया। अब ये CS C1 के साथ आपका हो गया पैरेलल, तो एक और सर्किट बनेगा, सेकंड सर्किट। बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे पढ़ाने में, इचिंग इचिंग इचिंग। जैसे वनमानुष नहीं होते थे पुराने जमाने में, पूर्वज बन गए हम तो, अपने बंदरों की तरह खुजाए जा रहे हैं। इस साशा के गुड़गांव ने बंदर बना दिया हमें, हम तो अपने सहारनपुर में अच्छे थे। C1 ऊपर, और ये बन गया एक अकेला, है ना। इसको मैंने कहा CS, ये प्लस ये माइनस। अब बेटा क्या, अब ये C1 CS किस में आ गए, पैरेलल में। सो CP पैरेलल बड़ा आसान होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो बेटा C1 कितना, 100, CS अभी तो निकाला था 100, ये फिर से हो गए 200 पिकोफैरेड। अब फाइनली ये एक बन गया, इस C4 के साथ क्या है, अब तो आसान हो गया। दिस इज CP, दिस इज C4, सॉरी दिस इज X। यहाँ कोई नाम देने की जरूरत भी नहीं है, बस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो C4 CP आर इन सीरीज फाइनली। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा C4 कितना है 100 और CP कितना है 200। ओके, तो ऊपर उनका प्रोडक्ट नीचे उनका सम, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 300, 20 कट, बचा कौन 200/3 पिकोफैरेड। एक आंसर आया, लेकिन उसे नहीं ये नहीं पूछा था। हाँ सो वो विजिबल नहीं हो रहा है आपके पेजेस का। अच्छा, सॉरी आई फॉरगॉट, लास्ट वाली लाइन है ना। यस सर। रुक जाओ, करता हूँ अभी इसका भी जुगाड़। उसको मुझे पता चल गया क्या इलाज होता है, उसको रीशेयर करना होता है, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा प्रेजेंट करना होता है। हो गया। यस सर। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो जब ये बोर्ड में आया था ना बस इतना आया था, आगे इन्होंने कुछ नहीं पूछा था।
तो इतना तो यू आर सपोज टू डू है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ थोड़े से और पार्ट्स हैं इसमें, देखो पढ़ो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है ये। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। चलो जी इतना तो हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आया। अब इसने जो बैटरी लगाई उसका वोल्टेज भी यूज करना है, 300 वोल्ट लगाया। क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच। ये चार हैं, चारों को अलग अलग बताना है कि कितना तो उनको चार्ज मिलेगा और कितना इस 300 वोल्ट में से वोल्टेज मिलेगा अलग अलग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला काम शुरू होता है। तो सबसे पहला काम तो टोटल चार्ज कितना होगा सर्किट में, Q इज इक्वल टू CV। C हम निकाल चुके हैं 200/3। पिको का कन्वर्जन होता है 10⁻⁻12। V लगाया है 300। 3 ने इसको कर दिया कट, बचे कितने जीरोज, प्लस के 4, यानी कि 10⁻4 प्लस का 4 माइनस का 12, तो ये आएगा 2 × 10⁻, प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 8 कूलाम। ये मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब मेरे पास दो चीजें हैं, टोटल चार्ज हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो बंट कर जाएगा वो है 2 × 10⁻⁸ कूलाम। टोटल वोल्टेज 300 वोल्ट। तो कैसे बटेगा, इसके लिए मुझे फिर से सर्किट की वही एनहेंस्ड फॉर्म देखनी होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म देखनी होती है, जिसमें C4 अलग था, C2 C3 अलग थे, पैरेलल का C1 अलग था। और मैंने फिलहाल अभी क्या निकाल लिया है कि टोटल चार्ज कितना चला सर्किट में, दैट आई फाउंड, दिस इज द टोटल चार्ज। अब बेटा अब यहां पर रूल्स लगना शुरू होंगे। मैंने बोला था कि रटने हैं इन रूल्स को, कि सीरीज में कौन सेम रहता है, चार्ज। और क्योंकि C4 अकेला इस पूरे बॉक्स के साथ सीरीज में है ना, तो C4 पर चार्ज वही रहेगा जो सर्किट पर चार्ज है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट, एज चार्ज remains same in series, so Q4 किसका सिंबल होगा, चार्ज ओवर C4 का। तो Q4 वही होगा जो टोटल Q है, मतलब कितना होगा, कूलाम। पहला आंसर था नेट कैपेसिटेंस कितना है, हम निकाल चुके 200/3 पिको फैरेड नेट कैपेसिटेंस है। अब ये छोटे वाले आंसर्स शुरू हुए, उसने पूछा चारों पे कैपेसिटर्स पर अलग अलग बताओ चार्ज कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा। तो मैंने पहले वाले से शुरू किया, C4 वाले से। C4 पर चार्ज कितना आ गया, वही जो टोटल चार्ज है सर्किट में, क्योंकि वो सीरीज में है। तो जब मुझे C4 का C4 पता है और उसका Q4 भी पता है, तो क्या V4 नहीं पता चल जाएगा। V होता है Q/C, तो V4 हो गया Q4/C4। Q4 I found to be 2 × 10⁻⁸। C4 was given as C4 कहाँ गया, ये 100 पिको। 100 पिको का मतलब -12 और ये प्लस के 2, तो माइनस का 10 बचेगा ना बेटा। अभी माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 8 ऊपर रखा है, तो 10 - 8 2, यानी कि 2 × 10⁻², मतलब सीधी सीधी सी गणित है, 200 वोल्ट नहीं हो जाएगा क्या। तो 3 में से एक डाउन, एक को मैंने निपटा दिया, 4 में से सॉरी, आउट ऑफ 4 कैपेसिटर्स आई सॉल्व फर्स्ट कंप्लीटली, जो कि C4 था। एनी डाउट, No. गुड। अब जरा फिर से सर्किट देखो, तो मैंने
टोटल बेटा कितना लगा रखा था, उसने बताया था 300 टोटल लगाया। इस 300 में से ये C4 महाशय अकेला कितना खा गए, 200। तो जो बाकी बचा बक्सा है, बॉक्स है, उस बेचारे को बस कितना मिलेगा, 300 में से 200 इस पर गया, उसके लिए बचा केवल 100। और वो क्या है, उसे मैंने पैरेलल नाम दिया है ना, क्योंकि मैंने इसको CP नाम दिया है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल को भी क्या नाम दूंगा, VP। वो हो जाएगा टोटल 300 में से 200 निपटा डालो, बचा 100 वोल्ट। ठीक, फिर से सर्किट देखो, यानी कि इस पैरेलल को कितना मिला, 100 वोल्ट। और पैरेलल का रूल क्या होता है बच्चे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर इसके पैरेलल के अक्रॉस 100 है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ऊपर की ब्रांच उसका अलग 100, नीचे की ब्रांच उसका अलग 100, दोनों का 100। नाउ as potential remains same in parallel, so V1 वही होगा जो VP है। V1 किसको दूंगा मैं, जो ऊपर वाला C1 था ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज को मैंने नाम दिया V1। तो V1 वही होगा जो VP है, मतलब जो 100 है। लो जी, सेकंड कैपेसिटर भी आधा तो सॉल्व हो गया, वोल्टेज आ गया उसके लिए। तो उसका C1 तो पता है, उसका V1 मैंने निकाल लिया, तो भैया Q1 भी निकाल लो जल्दी से। तो Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू C1 V1। मतलब C1 कितना था, 100, लेकिन 100 पीक को था, यानी कि 10⁻⁻12 इंटू V1 100। तो 2 0 2 0 4 0 हो गए, और ये माइनस के 12 और प्लस के 4, तो बचेगा 10⁻⁻8 कूलाम। और एक काम करें, 1 लिख दें बस यहाँ। तो टोटल चार्ज कितना चला था सर्किट में, ये जो कैपिटल Q था, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। इसमें से ऊपर कितना चला गया, अभी निकाला Q1, 1 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो चार्ज तो कंजर्व्ड होता है ना बेटा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो दो में से ऊपर एक गया है, तो नीचे कितना, एक। 10 की पावर तो सेम है ना बेटा दोनों। तो टोटल था 2 इंटू 10⁻⁸, ऊपर गया 1 इंटू 10⁻⁸। तो ये दोनों के लिए, और दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों पर चार्ज सेम रहेगा ना, पता है हमें कि चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज। तो Q2 हैंस लिख देंगे बस, हैंस Q2 विल बी इक्वल टू Q3 एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल Q माइनस Q1 जो ऊपर चला गया। यानी कि टोटल था 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस Q1 जो ऊपर चला गया 1 इंटू 10⁻⁸। तो 2 माइनस 1 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। तो C2 C3 भी सॉल्व हो गए, Q2 Q3 आ गया उनके लिए। अब रह गया इनका V2 V3, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अब तो। V2 V इक्वल्स टू क्या था, Q बाई C, तो V2 हो गया Q2 बाई C2। Q2 कितना, 1 इंटू 10⁻⁸, C2 कितना 200 पीक को, मतलब -12। अब देखो बच्चों, ये माइनस ऊपर गया, माइनस का 12 प्लस का 12 हो गया है ना, और 12 12 में से 8 गए 4, यानी कि ऊपर बचा हमारे पास 10⁴ और अपॉन में 2। एक काम कीजिए, नहीं कुछ गड़बड़ है, C2 सही तो कर रहे हैं। ये बचेगा आपका, अगर मैं इसको एक 10 इधर ले लेता हूँ, 10/2 इंटू 10 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 5000 वोल्ट। नो, इट इज इम्पॉसिबल, वोल्टेज ही 300 वोल्ट लेकर चले थे।
मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? v इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्यू क्यू है 1 इंटू 10⁻⁸। आंसर में भी अगर देखें तो Q2 Q3 दोनों सही है। Q1 Q2 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 Q3 what mistake I am making? C2 क्या वैल्यू है C2 की? 200 पिको। अच्छा ओके, मैंने इसे 2 लिख दिया, सॉरी। आप में से कोई पकड़ ही नहीं रहा है मेरी इस मिस्टेक। दिस इज 200। अच्छा 200 था तो 2 जीरो इसने कम कर दिया तो माइनस का 10 बचा, माइनस का 10 ऊपर गया प्लस का 10, तो ये केवल 10⁻²। 10⁻² को तो मैं 100 लिख सकता हूँ सीधा, 100/2 यानी कि 50 वोल्ट। और यही V3 भी होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, तो 100 वोल्ट उस पर पूरा आधा आधा तो बढ़ जाएगा ना। तो V2 V3 50 वोल्ट ईच। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। सॉल्व हो गया पूरा, मतलब कॉपी हो गया आपका पूरा? यस सर। समझ भी आया अच्छी तरह? यस सर। तो बेटा ये पहली तो बात ये मान लीजिए कि ये पूरा न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आ सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दूसरी बात ये भी मान लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आ सकता है। तो करना हमें, समझना हमें पूरा ही है। एंड टाइम में भी बोर्ड की बिल्कुल आखिरी दिन जब हमारी प्रिपरेशन चल रही होगी फाइनल, तब भी हमें इस बुकलेट का तो कोई न्यूमेरिकल छोड़ना ही नहीं है। हर साल इस बुकलेट का कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, इतनी इंपॉर्टेंट बुकलेट है बेटा ये। अब हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर यस। एक्चुअली मुझे ये इन्फॉर्म करना था आपको कि अगर लाइक मेरा पेन ज्यादा रहा तो मंडे को तो आई वोंट बी देयर इन स्कूल, तो अब मैं बुकलेट आपसे ट्यूसडे को ले लूंगी। नो प्रॉब्लम। अब तो बुकलेट का काम कुछ दिन चलेगा ही नहीं। हाँ बट स्टिल इट वुड बी नेसेसरी फॉर फ्यूचर यूज ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यू टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, डोंट बी इन अ हरी टू कम टू द स्कूल, ओके? सर वो देखो, अगर मेरा स्पिरिट ने बोला तो मैं तो दर्द में ही आ जाऊंगी पेन के लिए। बस अपनी स्पिरिट को दबा के रखो, उसे को शांत हो जा, ज्यादा उछले मत, ठीक है? यस। तो थोड़ा सा जितना आप आराम करोगे बेटा, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं कुछ महीनों बाद ही, तो उसको सोचो, उस फ्यूचर को सोचो, है ना? गॉट इट सर। तो एक न्यूमेरिकल तो फिर बच गया, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया क्योंकि अब 3 4 5 मिनट में तो वो नहीं हो सकता ना, नहीं हो पाएगा। तो बस परसों के करंट इलेक्ट्रिसिटी के ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही उस न्यूमेरिकल को भी करेंगे फिर हम। एक बचा हुआ है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ चीज़ें उसमें भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होंगी। तो आज का काम फिनिश ऑफ करते हैं। मंडे को एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। बाय सर, टेक केयर। ओके, हाँ टेक केयर जरूरी है, पता चल रहा मैं ही